तो बताओ बच्चों क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इजी टॉपिक एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। पहले बच्चों हम इसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इसके बेसिस पे कुछ मज़ेदार बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ जैसे आपको भी पता है, ठीक है, आपने ये एक्टिविटी किया भी होगा बचपन में या फिर आप अभी भी करते होगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें ऐसे 1 रुपए का सिक्का हो 2 रुपए का सिक्का, उसको गिरा दो। अब देखोगे आपको लगेगा कि वो सिक्का ना थोड़ा नीचे से ऊपर आपको नजर आ रहा है, मतलब वो एक्चुअल बॉटम पे ना होके वो थोड़ा सा आपको ऊपर नजर आ रहा है। ये होता है बच्चों रिफ्रैक्शन के कारण। इसके पीछे जो रीजन है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। असल में सिक्का तो जहां है वहीं पे है वो, ठीक है, बट हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। या फिर मान लो ये वाला एक्टिविटी तो आपने किया ही होगा। जैसे मान लो ये एक ग्लास मैंने पानी ले लिया, ठीक है, ये एक ग्लास मैंने पानी ले लिया और मैं यहाँ पे मान लो ऐसे पेन को, ठीक है, या मार्कर को मैं ऐसे डुबो दिया, तो मुझे देखने में क्या लगेगा ना, ये कुछ ऐसा नजर आएगा मुझे, ऐसा, ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ना टिल्ट हो गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। बच्चों ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो आज हम इसी के बेसिस पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि क्या रिलेशन है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, ठीक है, क्लियर। जैसे आपने बुक में देख लिया होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि μ2 by μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, है ना। तो आप सोचते हो कि μ2 जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट है, μ1 जो है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर है, देखने वाला जो है ऑब्जर्वर। तो आप गलत हैं ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। आप ऐसा तभी अप्लाई कर सकते हो जब दो मीडियम हो केवल। मान लो अगर मीडियम 2 से ज़्यादा हो तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप तालाब में चले गए, ठीक है, आपको प्रॉन फिश खाने का बहुत मन हो गया, झींगा मछली बहुत टेस्टी होता है वो, ठीक है। तो आप प्रॉन फिश को तालाब के अंदर देख रहे हो, ठीक है, और मान लो तालाब के जस्ट ऊपर मान लो मैंने ग्लास का स्लैब रख दिया, समझ पा रहे हो ना। जैसे मान लो ये है तालाब का पानी, अंदर मान लो ये प्रॉन फिश है, काफी टेस्टी, सिंग निकला रहता है उसका, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखने में वो कीड़ा जैसा लगता है, इंसेक्ट जैसा, ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो आपने ग्लास का स्लैब रख दिया, क्या रख दिया, ग्लास का स्लैब। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है, ठीक है। आपको ये सारा डिस्टेंस गिवन है, ये है मान लो 15 सेंटीमीटर, ये है मान लो 12 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस मान लो 6 सेंटीमीटर। अब इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा? क्या यहाँ पे वो लॉजिक काम आएगा कि μ2 उस मीडियम को लेना है हमेशा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार इमेज बनेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो बच्चों मैं इसका लॉजिक भी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों आज का नया टॉपिक, जो मेरे ख्याल से सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। आपको आसान लगे ना लगे बट इतना तो जरूर बोलूंगा कि बेटा न्यूमेरिकल बनाना सीख जाओगे, काफी मजेदार न्यूमेरिकल बनाओगे, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये है इंटरफेस। इंटरफेस बच्चों वो लाइन होता है, वो बाउंड्री होता है जो 2 मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। मान लो यहाँ है वाटर नीचे में, ठीक है, क्लियर, नीचे है मान लो वाटर, क्लियर। यहाँ पे बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, चलो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और
ये है रेयरर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। क्लियर? अब आपको पता है कि इमेज के लिए 2 रे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट परपेंडिकुलर टू द सरफेस भेजूंगा, और आपको पता है कि ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है, मतलब रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड सीधा क्रॉस हो जाएगा, राइट? हाँ, एक चीज मैं भूल गया, इंटरफेस से ये जो ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है, ये है बच्चों स्मॉल डी, जो कि रियल डेप्थ है ऑब्वियसली, जहां पे ये रियल में है, प्रेजेंट है। अब दूसरा रे को बच्चों मैं ऐसे भेज देता हूं कुछ, ठीक है, क्योंकि मुझे 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। ये है नॉर्मल, ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। तो आपको पता है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है, मैंने मान लिया कि μ2 जो है वो μ1 से ज्यादा है, मान लो, ठीक है, कि μ2 जो है वो μ1 से ज्यादा है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये कुछ नॉर्मल से दूर चला जाएगा। क्लियर? सो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब यहां पे जो बच्चों ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा, देखो, उसको ये लगेगा कि ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे है ये किसी सिंगल पॉइंट से आ रहे हैं, उसको यही लगेगा ना कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे किसी सिंगल पॉइंट से आ रहे हैं। यहां पे मतलब दोनों को बैक ट्रेस करने पे हमें यहां पे दोनों रे इंटरसेक्ट करते हुए लगेंगे, मतलब यहां पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा जो कि ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज होगा, और जो आपको देखने में लगता है कि वो ऊपर में है, असल में वो इमेज हमें यहाँ पे नजर आता है, एक्चुअल में तो होता यहीं पे है। तो ये जो बच्चों इमेज का जो डेप्थ है ना इंटरफेस से, इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। इसको डिनोट करेंगे डी डैश से। क्या से डिनोट करेंगे? डी डैश से। एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, चाहे रियल डेप्थ हो या एपरेंट डेप्थ हो, वो कहां से कैलकुलेट होते हैं? ऑब्जेक्ट से नहीं, ऑब्जर्वर से नहीं बच्चों, वो बाउंड्री से कैलकुलेट होते हैं, वो इंटरफेस से कैलकुलेट होते हैं। ये छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल बनाते समय बड़ी काम आती है। अगर आपने डेरिवेशन पढ़ रखा है तो यू कैन स्किप द वीडियो और आप आगे चले जाए न्यूमेरिकल सेक्शन पे। अदरवाइज अगर आपको डेरिवेशन लगता है, ठीक है, हालांकि डेरिवेशन पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप वीडियो को आराम से देखिए, या 1.5 1.75 स्पीड में करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, ये हो गया रियल डेप्थ, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। अब मैं ये जो दोनों रे है ना, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x, हालांकि इसका मुझे कोई यूज नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये है x। क्लियर? अब एक बात बताओ, ये जो लाइन है जो नॉर्मल इंसिडेंस पे है और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल है ना? तो अगर ये एंगल I होगा तो ये एंगल भी I होगा। अरे होगा ना, देखो, ओह सॉरी, ये देखो, दोनों एंगल सेम होगा ना, ये एंगल I होगा तो ये भी I होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल R होगा और ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल भी R होगा। क्लियर? समझ पा रहे हो ना? अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे ना स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करना है ध्यान दो। तो सबसे पहले इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I इक्वल टू μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? यही है बच्चों मेन फॉर्मूला, यही है मेन फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम कुछ अजम्पशन करेंगे। एक बात बताओ, क्या ये रे सच में इतना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा? नहीं, एक्चुअल में तो रे बहुत क्लोज होंगे। मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे आप जो एंगल देख रहे हो, एंगल I और R, ये बहुत छोटा होता है।
क्योंकि रे जो होता है वो पैराक्सियल होता है, मतलब बहुत क्लोज, ऐसा लगता है कि दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये अजम्पशन माना जाए तब ये दोनों एंगल बहुत छोटे होंगे, और जब एंगल छोटे होते हैं तो वी कैन राइट साइन थीटा एज टेन थीटा, है ना। तो व्हेन द रेज आर पैराएक्सियल, जब रे क्या हो बच्चों, पैराएक्सियल हो, तो हम लिखेंगे I and R are very small, I और R जो होगा वो बहुत छोटा होगा, मतलब we can write sin I is approximately equal to tan I और sin R is nearly equal to tan R, है ना। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इतना अच्छा होता तो ऑक्सफोर्ड में नहीं चला गया था। ठीक है, तो sin i इज नियरली इक्वल टू tan i और sin r इज नियरली इक्वल टू tan r। ठीक है, तो आप वापस से आ जाओ स्नेल्स लॉ में, तो हम लिख सकते हैं म्यू टू साइन i के जगह पे बच्चों, म्यू टू साइन i के जगह पे लिख सकते हैं म्यू टू tan i इक्वल टू म्यू वन tan r। दिख रहा है ना, हाँ, म्यू टू tan i इक्वल टू म्यू वन tan r। अब देखो म्यू टू इंटू tan i क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये एंगल है i, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन d। अरे ये कितना है, स्मॉल t ना, और ये परपेंडिकुलर, तो x अपॉन स्मॉल t, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन स्मॉल t इक्वल टू म्यू वन इंटू tan r कितना हो जाएगा, देन अगेन ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, मतलब x बाई डी डैश, तो ये हो जाएगा x अपॉन डी डैश, x से x कैंसिल हो गया, मतलब आ जाएगा म्यू टू अपॉन डी इक्वल टू म्यू वन अपॉन डी डैश, राइट। और इसको अगर रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू डी अपॉन डी डैश, और d का मतलब बच्चों रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। d डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों ये होता है रिलेशन रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में, दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ। अब यहां पे एक चीज याद रखना कि म्यू टू जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रहा है, ठीक है, और म्यू1 जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रे जा रहा है। क्लियर? क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत कंफ्यूज होता है इस टॉपिक के ऊपर कि म्यू2 कहाँ पुट करना है, म्यू1 कहाँ पुट करना है, तो इसको इस साइड में लिख लो कि म्यू2 जो है वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रहा है, और म्यू1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे जा रहा है, जिसमें रे जा रहा। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करें और फटाफट नोट करें इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल के ऊपर। कर लिया? ठीक है, तो चलो बच्चों फटाफट सॉल्व करें न्यूमेरिकल। करते जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा और इतना मजा आएगा कि पूछो मत। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। देखो बच्चों, असल में होता क्या है ना कि हमें क्यों टफ लगता है पता है, बहुत सारे टॉपिक हमें क्यों समझ में नहीं आती, क्योंकि हम उनको ना अपने रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते, ठीक है। जहां तक मैंने सीखा है कि फिजिक्स आपको तब तक नहीं समझ में आएगा ना जब तक आप उसको अपने रियल लाइफ में मतलब उसको ढालोगे नहीं, ठीक है। मतलब मैं समझ सकता हूँ आपको अभी नहीं समझ में आएगी ये बात, बट
मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो कि इलेक्ट्रिक पावर। अब एक बात बताओ, आपके घर में भी तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हो तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज 10 वॉट टू 20 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो जब तक आप उसको ऐसा सोचोगे ना कि ये किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन है और मुझे आंसर करना है, इसका आंसर ऐसे होगा, इसका आंसर कैसे करना है, इसका आंसर कैसे करना है, बच्चे लोग रट के चले जाते हैं। नहीं बच्चों, आपके घर में लाइट है ना, आप खुद सोचो, रिलेट करो। अच्छा, इस बल्ब का पावर 10 वॉट, मतलब ये जो बल्ब है ये 10 जूल ऑफ लाइट एनर्जी पर सेकेंड रिलीज कर रहा है। जैसे ही फैन नजर आया, फैन में क्या है, मोटर, अच्छा ये तो फैराडेज लॉ पे वर्क करता है ना। इलेक्ट्रिक हीटर देख लिया, अच्छा ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। क्लियर। कहीं प्लेन मिरर देख लिया, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा मेरा इमेज नजर आ रहा है मिरर के अंदर, करके देख रहे हैं। तो मैंने जहां तक सीखा बच्चों अपने स्टूडेंट लाइफ में कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है ना जिसको जब तक आप अपने डेली लाइफ में नहीं उतारोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इतने लॉजिकल आते हैं। मैथ तो आप कर लोगे फॉर्मूला बना के, केमिस्ट्री कर लोगे, रिएक्शन को याद कर लोगे, या जो भी कर लोगे, ऐसे भी केमिस्ट्री होता इतना है लेकिन काम का केवल इतना होता है। बट फिजिक्स जो है ना बच्चों, उसमें पूरा दुनिया डूबा हुआ है। आप खुद देखो ना, आपके सराउंडिंग में जो भी है वो सब फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई प्रिंसिपल ही तो है। अभी गाड़ी गया, साउंड आया, डॉपलर इफेक्ट, गाड़ी जितना दूर जा रहा है मुझसे साउंड उतना कम होते जा रहा है, दिस इज व्हाट, डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो बच्चों फिजिक्स को ना मतलब रिलेट करो, मतलब अपनी डेली लाइफ में उतारो। साइंस लेना जरूरी नहीं होता है, ऐसे तो कोई भी ले लेगा। साइंस लेकर पागल बनना जरूरी है, उसमें डूबना जरूरी है, तभी आपको कुछ आउटकम मिलेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ 2 साल मैंने कुछ सीखा। 11-12 में फिजिक्स लेके पढ़ा, साइंस लेके पढ़ा, तो मैंने कुछ सीखा, मैंने समझा, मैंने जाना अपने सराउंडिंग को कि मेरा सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन किस किस लॉ के ऊपर बेसिस है। तब आपको जो मजा आएगा ना, बिलीव मी, मतलब बवाल, आपको प्यार हो जाएगा इस सब्जेक्ट से। ऐसे ही थोड़ी मैं फिजिक्स का दीवाना हूँ, ठीक है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मुझे जितना भी है मैं सबको परफेक्शन के साथ अपने डेली लाइफ में उतारता हूँ, और इसीलिए मुझे हमेशा याद रहता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक, अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, क्या आपको ये पता नहीं था? अरे आपको ये बचपन से पता था, बट आपने कभी नोटिस ही नहीं किया, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा होता क्यों है। एक सिक्का को ग्लास में रख दिया, आपने क्या कभी देखा नहीं था बचपन में कि वो ऊपर नजर आता है थोड़ा सा, या पेंसिल को ऐसे रखते हैं थोड़ा सा वो टेढ़ा नजर आता है, हाँ, या आपको पहले से पता था कि क्लास 12 फिजिक्स में जाऊंगा तो पढ़ूंगा, क्लास 12 फिजिक्स में जाऊंगा तो पढ़ूंगा, आपने क्या ऐसा पहले सोच लिया था? ऐसा नहीं है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। चलो, जब आप बचपन में आप इसको देखे, या क्लास 10 में देखे, 9 में देखे, कभी भी देखे, आपने देखा, आपको नहीं समझ में आया, आपने उसको इग्नोर कर दिया। बट अभी तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, अब तो उसको रिलेट करो। तो मैं 100 बात की एक बात बताऊंगा बच्चों की, फिजिक्स बुक लिखने वाला भी इंसान ही है, ठीक है, कोई भी ब्रेन, कोई भी किताब हमारे ब्रेन से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कुछ लेक्चर देते टाइम मैं भूल जाता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बट मैं यही बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों कि फिजिक्स तब तक आपको पसंद नहीं आएगा जब तक आप उसको अपने डेली लाइफ में नहीं उतारोगे। एक बार डेली लाइफ में उतार के तो देखो, आपके साइकिल चलाने से, आपके सोने से लेकर उठने तक, चलने तक, अरे हर जगह फिजिक्स का लॉ है। हम चलते हैं न्यूटन के 3rd लॉ के बेसिस पे, फ्रिक्शन हेल्प करता है, बताओ कहाँ फिजिक्स नहीं है, बताओ। ये जो मैं लिख रहा हूं ना मार्कर से, इसके पीछे भी फिजिक्स है, कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स,
विस्कोसिटी हाइड्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। बताओ कहाँ फिजिक्स नहीं है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये भी फिजिक्स के बेसिस पे है। हवा में हाथ हिला रहा हूँ, ड्रैगिंग फोर्स है ना, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी, कहाँ पे नहीं है फिजिक्स बताओ। ठीक है, तो हो गई बहुत सारी फालतू बातें नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज वही कि फिजिक्स को बच्चों अपनी डेली लाइफ में रिलेट करो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी टफ होते हैं। तो वही इंसान फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएगा जो इसको डेली लाइफ में उतारेगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो बच्चों ये है वाटर का इंटरफेस, नीचे है मान लो प्रॉन मछली, पिलुआ वाला मछली, ठीक है, जिसके सींग निकले रहते हैं और जो देखने में कीड़ा मकोड़ा जैसा लगता है, जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, ये है बच्चों मान लो प्रॉन मछली, क्लियर। इसका जो डेप्थ है, जो रियल डेप्थ है वो है बच्चों 24 सेंटीमीटर, और इस रिवर से करीब 36 सेंटीमीटर ऊपर एक चिड़िया है। ठीक है, क्या है ये? बर्ड। आपको बताना है कि इस बर्ड के रिस्पेक्ट में इस प्रॉन का, फिश का अपरेंट डेप्थ कितना होगा। चलो बताओ। ये है प्रॉन मछली, अरे झींगा मछली खाते तो वही ना, झींगा, प्रॉन फिश। ठीक है, प्रॉन फिश। चलो कैलकुलेट करो। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ठीक है, फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ऑप्शन दे दूं? ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए, चलो 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 54 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 72 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 96 सेंटीमीटर। चलो, ये है बच्चों रिवर में है प्रॉन फिश का जो डेप्थ है, रियल डेप्थ, वो है 24 सेंटीमीटर, और जो इंटरफेस से जो हाइट है बर्ड का, जो चिड़िया इसको देख रहा है, वो है 36 सेंटीमीटर पे। दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। आपको बताना है अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ऑप्शंस गिवन है, चलो ट्राई करो फटाफट। कर लिया? वीडियो को पॉज करो, काफी इजी है, जल्दी 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 जल्दी, इतना मत लेट करो, जल्दी। ऐसे भी रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ी पता, आप तो कभी भी देखोगे इस वीडियो को। जब से बिहार से आइल बानी अंडरस्टैंड बकेता नहीं, देखो। तो μ2/μ1 इक्वल टू d/d'। अरे यही एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सारा सवाल सॉल्व होगा, देखो ना। ठीक है, तो μ2 कौन है बच्चों? जहां से लाइट जा रहा है, तो बर्ड किसको देखेगा? प्रॉन फिश को, झींगा मछली को। तो लाइट मतलब इस मीडियम से जा रहा है, मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अपॉन किस मीडियम में जा रहा है, तो एयर में जा रहा है, तो अपॉन 1। डी, व्हाट इज डी? रियल डेप्थ। कहां से रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ कैलकुलेट होता है? इंटरफेस से, बाउंड्री से। तो ये है 24 अपॉन अपरेंट डेप्थ हमें नहीं पता, तो यहां से d' इक्वल टू हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, देन वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 इंटू 24, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ला है ही नहीं। क्वेश्चन तो करो ठीक से पहले। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। ये तो देखो, अब देखो, ये 18 सेंटीमीटर कहां पे होगा? ऑलमोस्ट यहां पे होगा, मतलब फिश यहां पे नजर आएगा, बट किसके रिस्पेक्ट में? अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कहां से कैलकुलेट होता है? इंटरफेस से, मतलब यहां से।
क्वेश्चन में क्या है, एज सीन बाय बर्ड, बर्ड को कितना नीचे नजर आएगा, तो ये डिस्टेंस कौन ऐड करेगा फिर, समझ पा रहे हो ना, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। ऑप्शन में 18 भी दिया रहेगा, ऑप्शन में 18 भी दिया रहेगा, बट क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना कि एज सीन बाय बर्ड, बर्ड कितना नीचे देखेगा, तो बर्ड ऑलरेडी 36 सेंटीमीटर ऊपर है, तो 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 एंड दिस विल बी 54 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को अब मैं चेंज कर देता हूं, देखो कैसे, इसी क्वेश्चन को अब मैं उल्टा कर रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं, कैसे, तो देखो, चलो सेम क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करो, बट इस समय देखेगा कौन, झींगा मछली। इस समय कौन देखेगा, झींगा मछली, प्रॉन फिश। अरे झींगा मछली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ बर्ड। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो बर्ड जो है इसका अपरेंट हाइट कितना होगा एज सीन बाय फिश, प्रॉन फिश। ठीक है, आपको ये बताना है। चलो मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। क्लियर, चलो खुद से ट्राई करो। ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 54, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 96, सेम ऑप्शन। चलो करो फटाफट ट्राई। ठीक है, बर्ड का जो हाइट है वो है 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरफेस, प्रॉन मछली जो है वो 24 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इस मीडियम का है 1 जो कि एयर है ऑब्वियसली। आपको बताना है कि ये जो बर्ड जो है वो फिश के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर है। कर लिया कैलकुलेट, मैं करूं, ठीक, देखो तो एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश, है ना, यही तो है। तो बच्चों सबसे पहले देखो इस बार कौन देख रहा है, झींगा मछली, किसको, चिड़िया को, बर्ड को जो हवा में है ऊपर। तो मतलब चिड़िया से लाइट को इधर आना पड़ेगा नीचे की तरफ। अरे झींगा मछली का आंख में जाएगा तब ना उसको देखेगा है ना, तो मतलब लाइट इधर से ना आएगा, इस मीडियम से आएगा, मतलब μ2 होगा ये वाला मीडियम 1। इसलिए मैंने कहा था रट के मत रखो, μ2 उस मीडियम को लेना है जहां से लाइट जा रहा है, और μ1 उस मीडियम को लेना है जिसमें लाइट जा रहा है। अब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, रियल डेप्थ 36, किसको देखना है, बर्ड को, तो 36 अपॉन अपरेंट। तो बच्चों यहां से डी डैश कैलकुलेट कर लो, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 3 12 36, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया। ला ये तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, फिर से देखो वही बात, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। फाइंड द अपरेंट डेप्थ, सॉरी अपरेंट हाइट बोलना चाहिए ना मुझे इस केस में, अब डेप्थ कहाँ है, हाइट है ना। फाइंड द अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो बच्चों देखो अब 48 सेंटीमीटर, मतलब ये ऊपर कहीं नजर आएगा यहाँ पे। असल में होता क्या है ना, जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में देखते हैं ना तो ऑब्जेक्ट हमें ज्यादा उसका इमेज और ऊपर बनता है, मतलब अपरेंट डेप्थ उस समय ज्यादा हो जाता है, और जब डेंसर में देखते हैं तो अपरेंट डेप्थ कम हो जाता है। ठीक है, बट ये लॉजिक आप तभी लगा सकते हो जब 2 मीडियम है, 2 से ज्यादा है तो शायद नहीं। तो देखो ये कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। तो एज सीन बाय प्रॉन, प्रॉन का देखो डेप्थ कितना है 24 प्लस 48 दैट इज 72 सेंटीमीटर। अरे ऐड कर दोगे ना,
प्रॉन को कितना डेप्थ हाइट पे नजर आ रहा है, तो ये 24 और ये 48, दैट इज 72। क्लियर? आसान सवाल था। चलो अभी देखो कैसा सवाल। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों फटाफट ट्राई करो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कॉइन है, चलो 5 रुपए का कॉइन, ठीक है, ये मान लो 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। ऑब्वियसली ये एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। क्लियर? कॉइन के ऊपर है बच्चों एक ग्लास स्लैब, क्या है? ग्लास का स्लैब, ठीक है। ये स्लैब का जो थिकनेस है ना वो है मान लो 15 सेंटीमीटर, और ये जो एयर का, ये जो सॉरी एयर में जो कॉइन है इसका जो डेप्थ है स्लैब से वो है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे है, ठीक है, वो इस कॉइन को देख रहा है, ठीक है। इसका जो हाइट है बच्चों स्लैब से वो है मान लो 30 सेंटीमीटर मान लो। क्लियर? कॉइन है एयर में, ये भी एयर में है ऑब्जर्वर जो है, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है 1.5। क्लियर? कॉइन जो है वो एयर में है, कॉइन का जो डेप्थ है ग्लास स्लैब से वो है 10 सेंटीमीटर, बीच में आ गया है ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, थिकनेस भी गिवन है। ऑब्जर्वर जो है वो एयर में है, ऑब्जर्वर का जो हाइट है ग्लास स्लैब से वो है 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस कॉइन का एपरेंट डेप्थ क्या होगा एज सीन बाय ऑब्जर्वर। चलो ट्राई करो फटाफट। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन एज सीन बाय आई। उतना कौन जाएगा रॉकेट इंग्लिश लिखने के लिए, छोड़ो ना, आई लिखो ना। चलो तो अगर आपको ये सवाल आता है देन फटाफट ट्राई करें, अगर नहीं, अगर सपोज सॉरी आता है तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, क्योंकि वहां पे मैं मीडियम को और बढ़ाने वाला हूं अभी। और अगर नहीं आता तो कोई नहीं, ट्राई करो। ठीक है, कर लिया, अब मैं करूं? ठीक है सर। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले होगा क्या बच्चों, मान लो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ना वो 2 बार होगा। एक बार इस सरफेस के लिए होगा, सरफेस नंबर 1 चलो बोल दो इसको, और इसको मान लो सरफेस नंबर 2। ध्यान से देखना ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन 2 बार होगा, इसको मैं ले लेता हूं सरफेस नंबर 1, इसको ले लेता हूं सरफेस नंबर 2। सबसे पहले मैं ये मान के चलूंगा कि जो ऑब्जर्वर है ना वो इस मीडियम से देख रहा है कॉइन, और इस केस में इसका एपरेंट डेप्थ क्या है मैं वो कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। तो सरफेस नंबर 1, फर्स्ट सरफेस, ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला तो वही होगा μ2 बाई μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश। ठीक है, अभी देखो μ2 कौन है, μ2 वो मीडियम है जहां से लाइट जा रहा है, तो कॉइन फिलहाल तो एयर में है, यहां से लाइट जाएगा तब तो ये आई देखेगा ना। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 अपॉन जिसमें लाइट जा रहा है, मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर अभी ग्लास स्लैब के अंदर है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5 इक्वल टू रियल डेप्थ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डी डैश नहीं पता, तो डी डैश बराबर हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना में कोई डाउट नहीं है। मतलब असल में ये जो कॉइन होगा अगर ऑब्जर्वर ग्लास स्लैब के अंदर होता तो उसको 15 सेंटीमीटर पे कॉइन ये नजर आता।
मतलब इसका इमेज जो है बच्चों वो 15 सेंटीमीटर नीचे बन रहा है कहीं। क्लियर? इतना में कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ सरफेस नंबर 2, मतलब सेकंड सरफेस की, क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ऑब्जर्वर एक्चुअल में तो यहां पे है ना, अभी और एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो याद करो, हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि जब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है तो जो पहला रिफ्रैक्शन का जो इमेज होता है ना, वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब अब ये जो इमेज बना है ये सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब लगा दो फॉर्मूला, हो गया सॉल्व। देखो कैसे। तो फॉर सेकंड सरफेस μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश। बच्चों μ2 अभी किस मीडियम में है रखा हुआ कॉइन? ग्लास में। हमने तो मान लिया सेकंड रिफ्रैक्शन अभी हो रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इस मीडियम में है, मतलब ग्लास में। तो 1.5 अपॉन μ1 कहाँ जा रहा है? एयर में, इक्वल टू d। अभी देखो रियल डेप्थ किसको लेना है? क्या इसको लेना है? नहीं, ये टोटल डिस्टेंस को लेना है। मैंने कहा ना ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, मतलब ये 15 प्लस ये 15 दैट इज 30। समझ में आ रहा है ना? अरे सेकंड रिफ्रैक्शन तो यहां से होगा ना, तो यहां से ना टोटल डिस्टेंस देखोगे तो दिस इज 15, दिस 15 प्लस 30 हो गया अपॉन डी डैश। तो यहां से बच्चों डी डैश आ जाएगा 30 अपॉन 1.5 एंड दिस विल बी 20 सेंटीमीटर। क्या सवाल यहीं पे खत्म होता है? नहीं, सवाल क्या था देखो, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन एज सीन बाय आई। तो ये तो हमने निकाला एपरेंट डेप्थ फ्रॉम सेकंड सरफेस, एज सीन बाय आई मतलब ये डिस्टेंस को ऐड कर दो। सो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? दिस विल बी 20 प्लस एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, दिस विल बी 50 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आ गया? बहुत आसान है। बस लॉजिक याद रखो कि μ2 किस मीडियम को लेना है, μ1 किस मीडियम को लेना है। μ2 उस मीडियम को लेना है जहां से लाइट जा रहा है, μ1 उस मीडियम को लेना है जिसमें लाइट जा रहा है ना। और दूसरा चीज, जब 2 बार रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, तो याद रखना पहला रिफ्रैक्शन का जो इमेज होगा वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बस ये कंसेप्ट को याद रखो। इसके बाद मैं कितना भी मीडियम बढ़ा दूं ऊपर में, मान लो सपोज ग्लिसरीन रख दूं, डायमंड रख दूं, ठीक है, वो कितना भी कैसा भी मीडियम बैठा दूं ऊपर में, 4-5 मीडियम बैठा दूं, सेम लॉजिक से सॉल्व होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैं क्या करूं, ये इसको हटा देता हूं। चलो देखो, मान लो मैंने यहां पे कोई और एक मीडियम लगा दिया, ठीक है, मान लो ये है ग्लिसरीन, ठीक है। अब मान लो ऑब्जर्वर यहां पे, हाँ, अब मान लो ऑब्जर्वर यहां पे, ठीक है, और ये है मान लो ग्लिसरीन, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो गिवन है 2। तो सेम लॉजिक करना है ना। ये जो डेप्थ आया अब उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सेम लॉजिक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहां तक बच्चों हमने ये सीख लिया कि जब एक से ज्यादा मीडियम हो तो कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन, मतलब अब हम मिरर को भी सवाल में एंट्री देंगे। चलो देखो कैसे, काफी मजेदार सवाल होगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जितना हो सके, देखो अब तक बच्चों आपने जो पढ़ा मेरे ख्याल से वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम ऐसा सवाल ही आएगा। हाँ, अगर मान लो एजुकेशन बोर्ड का दिमाग खराब हो गया तो हो सकता है वो टफ सवाल डाल दे, इससे भी हार्ड क्वेश्चन डाल दे। तो देखो ऐसे भी हर तरह का क्वेश्चन समझना सीखना कोई बुरा तो नहीं है ना। तो ये वाला सवाल देखो बच्चों, ये कैसे सॉल्व करना है। मान लो एक टैंकी है, ठीक है, इस टैंकी में है बच्चों पानी, क्या है, वाटर,
ठीक है। वाटर में मैंने रख दिया झींगा मछली, पिलुआ वाला मछली, जो मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इस झींगा मछली का जो डेप्थ है बच्चों इंटरफेस से, वो है करीब चलो 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, इस टैंकी का बॉटम पे ना एक प्लेन मिरर को बैठा दिया। क्या बैठा दिया? एक प्लेन मिरर। कहा था ना मैंने, बहुत मजेदार सवाल होगा सॉल्व। ठीक है। यहां पे मान लो कहीं ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर जस्ट इसके ऊपर है। आपको बताना है, चलो ये डेप्थ भी मान लेते हैं, चलो ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, मतलब बॉटम से मछली जो है वो 12 सेंटीमीटर ऊपर है, मतलब प्लेन मिरर से 12 सेंटीमीटर ऊपर है। आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश। चल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ फिश। क्लियर? सवाल क्लियर है? देखो, ये है वाटर टैंकी। वाटर टैंकी में है बच्चों प्रॉन फिश, झींगा मछली, जो कि इंटरफेस से करीब 24 सेंटीमीटर नीचे है। नीचे में हमने रख दिया है एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ये 12 सेंटीमीटर ऊपर है। आपको बताना है कि ये फिश का जो दो इमेज बनेगा, ऑब्वियसली एक रिफ्रैक्शन से और एक रिफ्लेक्शन के कारण, है ना, तो दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर आपको ये सवाल आता है तो ठीक है, वीडियो को स्किप करके आगे बढ़े, और नहीं आता है तो ट्राई करें। कर लिया? खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। ये बच्चों लेवल वाला सवाल, इसको बोलते हैं लेवल वाला सवाल दिया है सर आपने। ठीक है, करें ट्राई अब। ठीक है, तो बच्चों देखो, ध्यान दो, यहां पे बच्चों फिश का ना दो बार इमेज बनेगा। एक विदाउट रिफ्लेक्शन, हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि प्लेन मिरर है ही नहीं, और एक विथ रिफ्लेक्शन, मतलब जो इमेज प्लेन मिरर के कारण बनेगा। समझ पा रहे हो ना? तो केस नंबर विदाउट रिफ्लेक्शन, सबसे पहले विदाउट रिफ्लेक्शन। चलो देखते हैं विदाउट रिफ्लेक्शन कैसे इमेज बनेगा। तो भाई सबसे पहले बात यो है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सर आपने बताया ही नहीं, दैट इज 4/3, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, तो फॉर्मूला बता दो, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश, है ना, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश। किस मीडियम में से लाइट जा रहा है, मतलब इस मीडियम से, तो ये हो गया 4/3 अपॉन μ1, μ1 की जगह पे 1 पुट करना है, रियली सॉरी। So and t equal to 24 centimeter. Okay. And d dash, we don't know, that we have to calculate. Now what will be d dash? So this will be 3 upon 4, right? Yes. So this will be 24, 4 6 are 24, 3 6 are 18 centimeter. आ गया? ठीक है, मतलब ये जो मछली है, ये जो ससुरा झींगा मछली है, ये हमका ये नजर आएगा ऊपर में, यहाँ पे इसका कहीं इमेज बनेगा। चलो इसको देते हैं I1, क्योंकि यहाँ पे दो बार इमेज बनने वाला है। तो ये कितने डेप्थ पे बनेगा? 18 सेंटीमीटर पे। चलो ये तो हो गया विदाउट रिफ्लेक्शन वाला इमेज। अब होगा क्या, असल में तो मिरर भी तो है, प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन के कारण भी इमेज बनेगा, है ना। तो नाउ सेकंड में विथ रिफ्लेक्शन, ध्यान दो, विथ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों एक बात बताओ, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही इमेज का डिस्टेंस होता है। प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वही इमेज का डिस्टेंस होता है ना। मतलब ये जो झींगा मछली जो है,
प्लेन मिरर से जितना ऊपर है नीचे भी उतना ही नीचे बच्चों इमेज बनेगा। अरे इमेजिन करो ना, ठीक है, मतलब उतना ही नीचे बच्चों मान लो इसका इमेज बनेगा, इस झींगा मछली का, मतलब जस्ट और 12 सेंटीमीटर नीचे, है ना, मतलब यहां पे कहीं इमेज बनेगा। चलो इसको मैं बोल देता हूं आई डैश, ठीक है। क्या ये फाइनल इमेज होगा? नहीं, अभी रिफ्रैक्शन बाकी है भाई। देख तो आई रहा है, आंख से देखा जा रहा है इसको, तो अभी रिफ्रैक्शन बाकी है। लगाओ फॉर्मूला फिर से, तो दैट इज μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश। ये फाइनल इमेज नहीं है, ये इमेज है ड्यू टू मिरर। फाइनल इमेज तो रिफ्रैक्शन के कारण ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो ऊपर है। अरे इमेज कौन देखेगा? ऑब्जर्वर ही तो देखेगा ना। तो μ2 अगेन किस मीडियम से लाइट जा रहा है, तो दैट इज वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इक्वल बाय μ1 मतलब एयर, तो मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, सॉरी। अब बच्चों d कितना लेना है, ध्यान दो, ये हो गया 24 और 12 36, और ये 12 भी तो ऐड होगा, तो 24 12 36 और 12 48, दैट विल बी 48 अपॉन d डैश। तो यहां से d डैश आ जाएगा, दिख रहा है, हाँ, यहां से d डैश आ जाएगा 4/3, उल्टा हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3/4 इंटू 48, क्लियर। तो 4 से करेगा 12, 12 3 जा 36 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बनेगा वो जस्ट 36 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, मतलब यहाँ पे I2 कितना नीचे बनेगा, 36 सेंटीमीटर फाइनल इमेज। समझ पा रहे हो ना? देखो अगेन समझो, एक टैंकी था, टैंकी में पानी था, ठीक है, सरफेस से करीब 24 सेंटीमीटर नीचे झींगा मछली था, ठीक है, और झींगा मछली से 12 सेंटीमीटर नीचे हमने एक प्लेन मिरर को रख दिया, है ना। आपको ये बताना था कि जो प्रॉन का मतलब जो झींगा मछली का जो दो इमेज बनेगा, उन दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 बार इमेज बनेगा, एक विदाउट रिफ्लेक्शन जो हमने कर लिया कैलकुलेट, जो आसानी से हो गया, एक विथ रिफ्लेक्शन। विदाउट रिफ्लेक्शन में सिंपल हमने फॉर्मूला पुट किया μ2/μ1 इक्वल टू d अपॉन d डैश। तो हमने देखा कि जो एपरेंट डेप्थ है वो 18 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे इमेज बन रहा है, बट उस समय हमने प्लेन मिरर को कंसीडर नहीं किया था। अब असल में प्लेन मिरर भी तो है यहाँ पे, अरे यहाँ प्लेन मिरर ना था, तो प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस वही होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, और बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब प्लेन मिरर में कुछ ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो 12 सेंटीमीटर नीचे बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर ऊपर है तो इमेज ही 12 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। अब क्या यहाँ पे फाइनल इमेज होगा? नहीं, ये फाइनल इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्रैक्शन होना तो बाकी है अभी। अरे ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि एयर में, मतलब यहां से लाइट जाएगा, फिर उसकी आंखों में पड़ेगी और उसे लगेगा कहाँ इमेज बन रहा है, तो वो तो करना बाकी है ना। तो वही हमने किया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, μ2 अपॉन μ1, तो μ2 तो यही मीडियम है जहां से लाइट जा रहा है, डेट इज 4/3 अपॉन 1 एयर में जा रहा है, d। अब रियल डेप्थ क्या लेना है सर, तो रियल डेप्थ अभी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मिरर 20 सेंटीमीटर नीचे बना है प्लेन मिरर के कारण। तो ये था 36, 24 12 36 और 12 हमने ऐड कर दिया 48, तो ये हो गया बच्चों 48 अपॉन d डैश निकाल दिया 36 सेंटीमीटर, मतलब जो फाइनल इमेज बना वो 36 सेंटीमीटर पे बना। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, कहां करूं, चलो यहां कर देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस क्या हो जाएगा बच्चों? देखो एक इमेज यहां बना, एक यहां बना, मतलब इससे हम लोग ये माइनस कर दें, दोनों इमेज का बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक है इमेज यहां पे और एक यहां, तो दिस माइनस दिस एंड दैट विल बी I2 माइनस I1। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 18 एंड दिस विल बी 18 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। समझ में आ गया? सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।